इसकी क्या वजह है कि जो लोग 40 साल 50 साल से कांग्रेस के साथ थे, उन्हें आज अचानक ये एहसास हो रहा है कि वो गलत खेमे में थे। कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि अब कांग्रेसी होने का कुछ मतलब हो गया, जो कुछ समय पहले तक नहीं था। आप कुछ भी करके कांग्रेस में रह सकते थे। एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त। क्या मैसेज है? तो क्या तानाशाही चरित्र वाला कोई व्यक्ति अपने किसी प्रतिद्वंद्वी को बर्दाश्त करेगा? क्या तानाशाही चरित्र या व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि सत्ता के केंद्र में हम ही हों, हमारा कंपटीशन हमसे ही हो? तो भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन की राजनीति कर रही है। क्या 2 यात्राएं करने से राहुल गांधी का संघर्ष जस्टिफाई हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास 5 पीढ़ियों का इतिहास। देश में दूसरा कोई ऐसा परिवार बताइए जिसके घर का हर पुरुष, हर महिला, यहां तक कि दामाद भी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। कोई एक परिवार बता दीजिए। यहां तक कि नेहरू जी की माता जी स्वरूप रानी नेहरू, उन पर लाठियां पड़ी थी। संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है, यह सत्ता का परिवारवाद नहीं है। यह बात हमें समझनी चाहिए। 89 के बाद इस परिवार का कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। यूथ ब्रिगेड की आपने बात की, मुझे लगा उसमें मैं जोड़ दूं आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ये सब युवा ही थे 2004 से 2014 के काल में। इन सभी लोगों के पास मंत्रालय था। ये तमाम लोग मंत्री बने हुए थे। किया क्या मंत्री बनने के बाद? आप मंत्री थे, आप लोकसभा चुनाव हार गए। हालांकि लोकसभा चुनाव तो राहुल गांधी भी हार गए थे। तो प्रतिनिधित्व युवाओं को नहीं मिल रहा है, ये कहना गलत होगा। हमारी आपकी जेब से एक प्रधानमंत्री को देवतुल्य बनाने का प्रयास इस देश में हो रहा है, हमारी आपकी जेब काट कर। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सवाल ये कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद जाकर के एकनाथ शिंदे और शिवसेना का दामन थाम लिया। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में धीरे धीरे एक खालीपन, अकेलापन आता जा रहा है, या फिर वो तमाम परिवार जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े थे धीरे धीरे कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एक अकेले नाम से इस पूरे लबोलुआब को नहीं समझा जा सकता है। इसमें सिंधिया परिवार भी शामिल है, पायलट परिवार भी शामिल हो सकता है, जिसके अनुमान बार बार लगाए जा रहे हैं। सीधे चर्चा को लेके चलेंगे पंकज सर के पास। सवाल पंकज सर ये है कि कांग्रेस एक तरफ इस बात का दावा कर रही है कि 24 में वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी, तो दूसरी तरफ उसके एक एक करके लोग हाथ छोड़ते हुए निकलते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि जो लोग 40 साल 50 साल से कांग्रेस के साथ थे, उन्हें आज अचानक ये एहसास हो रहा है कि वो गलत खेमे में थे? इसकी सिर्फ एक वजह और एक नाम, वो नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी एकमात्र वजह है जो ये सब बाहर जा रहे हैं। वजह यह है कि राहुल गांधी ने राजनीति को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी आपको अगर अब कांग्रेस में रहना है तो आपको आरएसएस से लड़ना है, अगर अब आपको कांग्रेस में रहना है तो आपको क्रोनी कैपिटलिज्म से लड़ना है। अब जिन देवड़ा साहब की आपने बात की, उनके और रिलायंस के अंबानी परिवार से जो संबंध हैं वो जग जाहिर हैं, वो कोई बहुत छुपी बात नहीं है। और राहुल गांधी लगातार अंबानी अडानी पर हमला करते हैं। यानी जो लोग जो इस व्यवस्था के, जो मौजूदा क्रोनी कैपिटलिज्म की व्यवस्था है, उससे लाभान्वित हैं, वो नहीं कांग्रेस में लंबे समय तक अब रह सकते। उन्हें बाहर जाना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि अब कांग्रेसी होने का कुछ मतलब हो गया, जो कुछ समय पहले तक नहीं था। आप कुछ भी करके कांग्रेस में रह सकते थे। आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको आरएसएस और क्रोनी कैपिटलिज्म से लड़ने की क्षमता आप में नहीं है, या आप नहीं लड़ना चाहते, तो आपके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। वो किसी को निकाल नहीं रहे, पर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि देवड़ा जैसे लोगों के लिए रहना मुश्किल है। या उसके पहले उत्तर प्रदेश के कई लोग गए, चाहे वो जितिन प्रसाद रहे हों, या फिर आप उनकी बात करें जो गृह राज्य मंत्री कभी हुआ करते थे, देवरिया वाले, वो रहे हों। ये सारे लोग आरएसएस से लड़ने की हैसियत नहीं रखते, या सरकार के खिलाफ खड़े होने की हैसियत नहीं रखते। सरकार से आपको विभिन्न मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके 10 ऐसे धंधे हैं जिनकी सुरक्षा के लिए आपको सरकार का संरक्षण चाहिए, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो आज इन सारे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, और अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी लोग बाहर जाएंगे। और ये बताता है कि दरअसल राहुल गांधी कितने सीरियस हैं, या कांग्रेस कितनी सीरियस है।
उसने एक जो नया अपने को कहा जाए बदलाव की प्रक्रिया में डाला है, वो बदलाव की प्रक्रिया सीधे सीधे कुछ वैचारिकी पर निर्मित है, आधारित है। ख़ास तौर पर कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशंस लिए हैं, ख़ास तौर पर सामाजिक न्याय को लेकर, बहुत से लोग हैं कांग्रेस में ऐसे जो शायद इसको दिल से नापसंद करते हो या उन्हें लगता हो कि ये उनकी सोच से मेल नहीं खाता, ऐसे लोग भी अभी बाहर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक फैसला लिया है खड़गे जी के आने के बाद। खास तौर पर ये राहुल गांधी जिस तरीके से ये कहते हुए कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, एक आदमी पहले 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर वो 6500 किलोमीटर अब मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, सिर्फ ये कहने कि भाई भारत में सबको आपस में प्रेम से रहना है, संविधान के हिसाब से चलना है, और जो न्याय है, जो लूट हो रही है उसका अंत करना है। तो मुरली देवड़ा के जो बेटे साहब हैं, ये मिलिंद देवड़ा जी, ये अगर इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोई परचम नहीं उठा सकते, तो कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं है। और बाकी ये तो छोटी चीज़ें हैं कि वो शिंदे के गुट में शामिल हुए, मुंबई में उनका एक सीट है और उस सीट से उन्हें लड़ना है, ये सब छोटी बातें हैं। असली बात है वैचारिकी। राहुल गांधी ने अब कांग्रेस के में होने का और कांग्रेसी होने का एक मतलब तय किया है। अगर आप उसके साथ नहीं हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। पंकज जी, जैसे आपने एक बात की संघर्ष वाली, अगर इसके दूसरे फ्रेम को बात करें, कांग्रेसी के तौर पर ना देखें, तो संघर्ष का पैमाना बीजेपी की तरफ भी दिखता है। कहीं कोई ऐसा नेता शीर्ष नेतृत्व नहीं बैठा है जो परिवारवाद की तरफ से आता हो, ये बीजेपी एक बड़ा आरोप लगाती है। क्या 2 यात्राएं करने से राहुल गांधी का संघर्ष जस्टिफाई हो जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक संघर्ष का ग्राफ दिया है कि मैं चाय बेचता था और आज यहाँ मौजूद हूँ, लोगों के दिमाग में वो बात है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बेटे हैं, ये बात भी लोगों के दिमाग में है। ये संघर्ष कैसे? पहली बात तो सवाल यह है कि आप कुछ भी करके आए हो, कहीं से भी आए हो, आप कर क्या रहे हैं? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की तो चाय, पता नहीं वो कितना सच है गलत, मैं उसमें बहस पे नहीं जाता, क्योंकि वो छोटी उम्र में ही टाई पहनकर, कोट पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं, जवान होते हैं तो हम उनकी तस्वीरें हॉलीवुड के बाहर देखते हैं, वो सब एक अलग बात है, विदेश यात्राएं आप कर रहे होते हैं। लेकिन खड़गे जी ने एक बात कही कि मेरी तो बनाई चाय कोई नहीं पी रहा था। खड़गे जी की तो बनाई, यानी वो उस अस्पृश्य समुदाय से आते हैं और वो शीर्ष पर हैं कांग्रेस के। दूसरी बात, मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जनता से कहना चाहता हूं कि जब कोई गांधी परिवार पर यह आरोप लगाता है कि वो परिवारवादी पार्टी है, तो एक बार आपको सोचना चाहिए ये परिवारवाद है क्या। कांग्रेस का इतिहास 5 पीढ़ियों का इतिहास है। देश में दूसरा कोई ऐसा परिवार बताइए जिसके घर का हर पुरुष, हर महिला, यहां तक कि दामाद भी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए हों। कोई एक परिवार बता दीजिए। यहां तक कि नेहरू जी की माता जी स्वरूप रानी नेहरू, उन पर लाठियां पड़ी थीं, तब जाके उनका, उसके बाद वो उबर नहीं पाई और उनकी मृत्यु हुई। जो लाठी लाजपत राय जी पर पड़ी थी उसी समय, यानी पूरा परिवार जेल में रहता है। नेहरू जी 10 साल जेल में रहते हैं, इंदिरा गांधी जेल में रहती हैं। तो ये एक पहली बात, तो ये वो परिवार है जिसकी संघर्ष की एक विरासत आज़ादी के पहले से। अब आइए बाद में, ये बहुत ज़रूरी है जानना। लोग कह देते हैं कि अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू जी के जिंदा रहते, यानी 1964 तक, इंदिरा गांधी मंत्री तो छोड़िए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने इंदिरा जी को बना दिया प्रधानमंत्री, वो थोड़ा अपना दिमाग खोलें। उन्होंने पटेल की, यानी सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को लगातार राज्यसभा में भेजा, वो लगातार संसद में रही, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने जीते जी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। ये कैसा परिवारवाद है? फिर आइए आप, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? अरे भाई, शास्त्री जी बने थे। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग, यहां तक कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल देते हैं कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी बनी। अरे शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी बने भाई। और फिर इंदिरा गांधी को, जो कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व था, जिसमें आपस में कुछ महत्वाकांक्षाओं की टकराहट थी, उस सबको देखते हुए इंदिरा गांधी को उन्होंने बनाया, ये मानते हुए कि गूंगी गुड़िया है, बहुत लोग कहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रूव किया कि वो दरअसल एक आयरन लेडी है। इस देश का इतिहास नहीं, इस देश का भूगोल उस महिला ने बदला। पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ एक देश का टूटना नहीं था, वो जो जिन्ना
का द्विराष्ट्रवाद था, यानी टू नेशन थ्योरी थी, उस पर भी कुठाराघात था। यानी आपको कितनी बड़ी सफलता उस महिला ने दिलाई, और वो महिला आतंकवादियों पर नियंत्रण करने की अपनी कठोर नीति की वजह से शहीद हो गई। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी का राज तिलक नहीं किया था, यह ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, उनके जीते जी राजीव गांधी मंत्री नहीं बने थे। और फिर यही हाल राजीव गांधी का हुआ, राजीव गांधी भी शहीद हुए। राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, जो परिस्थितियां थी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी, नरसिम्हा राव बने। और उसके बाद भी सोनिया गांधी के सामने 2004 में सीधा अवसर था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, उस समय भी वो नहीं बनी। ये परिवार दरअसल 1989 के बाद, 89 के बाद सत्ता में है ही नहीं, और अब तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी नहीं। आप कैसे परिवारवाद की बात करते हैं? ये दरअसल संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है, ये सत्ता का परिवारवाद नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। 89 के बाद इस परिवार का कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। अब अगर आप ये कहें कि भाई गांधी परिवार इस देश में राजनीति में क्यों है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। और अगर बाप के बच्चे को मंत्री बनाना, विधायक बनाना, सांसद बनाना ये परिवारवाद है, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कहां है? ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके बेटे हैं, कैसे आ गए? या तमाम वो लोग, अनुराग ठाकुर कौन है, या ये जो आपके जो बहुत बड़े इनके मंत्री हैं, क्या नाम है वो जो गोयल साहब, गोयल साहब किसके बेटे हैं? ये सारे तो नेताओं के बेटे हैं। रविशंकर प्रसाद के पिताजी खुद जनसंघ के नेता रहे। तो या तो कह दीजिए, नियम बना दीजिए कि आप किसी भी राजनेता के बेटे को टिकट नहीं देंगे। और यहां तो राहुल गांधी जब सत्ता में है ही नहीं है और सत्ता के लिए कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो बस जनता के बीच जाकर यही तो कह रहे हैं कि लोग आपस में जुड़कर रहो, नफरत छोड़ो। तो संघर्ष किस लिए कोई कर रहा है? एक इस संघर्ष है जो इस देश में नफरत फैलाकर, जो नफरत के आधार पर, घृणा के आधार पर लोगों को संगठित करता है। उसमें भी श्रम लगता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता, मेहनत होती है। लेकिन मेहनत हो किस लिए रही है? नफरत फैलाने के लिए हो रही है या प्रेम फैलाने के लिए हो रही है? और धर्म के नाम पर तुलसी ने क्या कहा है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और यहां पूरा अब तक का की जो मेहनत ही पर पीड़ा पर आधारित है। तो अब जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो इस बात को हमें फैक्चुअली चेक करना चाहिए, कहां है परिवारवाद और परिवारवाद का मतलब क्या है। नीरज जी, एक सवाल और बनता है, ये जस्टिफिकेशन के बाद संघर्ष की राजनीति जनता तय करेगी। सवाल ये बनता है कि पिछले 4 साल का आप इतिहास उठाइए राजनीतिक। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश, एमपी में सफलता, शिवसेना क्या थी और क्या हो गई महाराष्ट्र में। आप चिराग पासवान का उदाहरण देख सकते हैं, उनके पिता के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ महबूबा मुफ्ती के साथ। ये कोई मैसेज है? शायद एक बार ऐसा बयान भी आया था कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त होंगी और देश में एक ही पार्टी बचेगी। एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त। क्या मैसेज है? क्या मिलिंद देवड़ा इसका शिकार भी हो सकते हैं, जो बातों खुल के ना कह पा रहे हो? जैसे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है। क्या ये पॉलिटिकली फ्यूचर के लिए अच्छा है देश? मिलिंद देवड़ा इसके शिकार हुए हों, इस बात को तो मैं नहीं मानता, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। जो बात आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर और अलग अलग स्टोरीज के जरिए हमेशा ये बात चलती है कि मोदी का जो चरित्र है वो तानाशाही चरित्र है। उनके जो फैसले हैं वो आपको इस तरीके से दिखते हैं हमेशा। तो क्या तानाशाही चरित्र वाला कोई व्यक्ति अपने किसी प्रतिद्वंद्वी को बर्दाश्त करेगा? क्या तानाशाही चरित्र या व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि सत्ता के केंद्र में हम ही हों, हमारा कंपटीशन हमसे ही हो? तो भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन की राजनीति कर रही है। ये चीज आपने नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ, शिवसेना के साथ ऐसा हुआ ही, जब शिवसेना 2 फाड़ में बंट गई। चिराग पासवान हो, मतलब क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर देना, इररिलेवेंट सा बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन रही है, ये राजनीतिक शैली रही है। आप इसमें बहुजन समाज नहीं भूल सकते हैं। मतलब मायावती का जो अपील था, उस अपील को कहीं ना कहीं कुंद किया है भारतीय जनता पार्टी की शैली ने। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली तानाशाही चरित्र से ड्राइव होती है, और तानाशाही चरित्र कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे प्रतिद्वंद्विता में कोई और व्यक्ति खड़ा हो।
हम ही हों, हमारी लड़ाई हमसे ही हो, ये है। और क्या पता इसी लड़ाई के जब चरम पर पहुंचे तो नरेंद्र मोदी किसी और नेता को भी बर्दाश्त ना करें। और कार्यशैली जब आप देखेंगे बीजेपी की तो आपको दिखेगा कोई और नेता है भी कहाँ। सोशल मीडिया पे 2-2.5 लोगों की सरकार तो आपने भी सुना होगा ना। खैर सोशल मीडिया के आरोपों को मैं कोई पुष्टि नहीं दे रहा हूं, कोई वो नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पुष्ट है, लेकिन शैली तो यही है। कितने सांसद कितने विधायक अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा पा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह वो गलत कारणों से चर्चा में हमेशा रहे हैं। बाढ़ आई थी, बाढ़ के वक्त उन्होंने जो बोला था, उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो सबको याद होगा शायद, जब उन्होंने कहा था कि मैं पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हूं और मुझसे ज्यादा मत खुलवाइए वरना मैं देशद्रोही कहलाया जाऊंगा। तो आपका सांसद, आपका विधायक, मीन्स भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब तानाशाही चरित्र या तानाशाही व्यक्तित्व किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी। लेकिन मिलिंद देवड़ा की जो आपने बात की, मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, इन तमाम लोगों ने जब छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मैं जिस कांग्रेस पार्टी में था कांग्रेस पार्टी अब वैसी नहीं रही। मिलिंद देवड़ा कहते हैं कि मैं विकास के रास्ते पर अब चल रहा हूं। 2004 से 14 तक आप सांसद थे। 2014 के लोकसभा में आप हार गए, 19 लोकसभा आप हार गए, दोनों बार आपके सीट से शिवसेना जीती। अब एक ग्रैंड अलायंस हो रहा है, उस अलायंस में बात तय किया गया भाई तुम्हारे वश का जब है नहीं जीतना तो ये सीट शिवसेना की मजबूत है, शिवसेना का कैंडिडेट उतारेंगे। तो अब आपको लगा कि अब तो पावर चली गई। पावर तो तुम्हारी 2014 में चली गई थी, जीत तुम पा नहीं रहे हो। और पार्टी की अगर सहमति ऐसी बनती है कि शिवसेना का कैंडिडेट उतरता है, गठबंधन है, तो आप उसमें कम से कम सहभागिता तो दीजिए। सेम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आती है। 2019 तक आप सांसद रहे, फिर आपको राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन फिर आपको लगता है कि पार्टी वैसी नहीं रही। तो वैसी कैसी नहीं रही ये समझना होगा। 2004 से 14 तक कांग्रेस सत्ता में रही, उससे पहले भी सत्ता में ज्यादा दिनों तक हमेशा कांग्रेस रही है। तो तमाम लोगों को एक मौका मिला, तमाम लोगों को फायदा पहुंचा, उनको ताकत भी मिला, उनको पैसा भी मिला, उनको रुतबा भी मिला, उनको शोहरत भी मिली, है ना। अब वो शोहरत तो है नहीं, अब आपको संघर्ष तो करना होगा, जो बात पंकज जी कह रहे थे। लेकिन एक चीज और नीरज जी इसमें आती है ना कि एक राहुल गांधी की एक यूथ ब्रिगेड हुआ करती थी, उसमें सिंधिया हुआ करते थे, पायलट हुआ करते थे, देवड़ा हुआ करते थे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारी गलती भाजपा की ही रही हो इसलिए लोग छोड़ के चले गए। कुछ गलती तो कांग्रेस में होगी ना जिसके कारण ऐसी स्थितियां पैदा हुई। कुछ गलतियां, बहुत सारी गलतियां कांग्रेस की हैं भाई। मिलिंद देवड़ा जब छोड़ के गए हैं उससे 20-25 दिन पहले आप उनको कोषाध्यक्ष बना रहे हैं। तो आपकी पार्टी कर क्या रही है? आपको पता क्यों नहीं है कि आपके नेता किस खेमे में जा सकते हैं, किस खेमे में नहीं जा सकते हैं? मतलब ये चिन्हांकन तो पार्टियों को करना ही होगा। अगर पार्टियां नहीं कर पा रही हैं तो आपके सिस्टम में कोई ना कोई दोष है। और यूथ ब्रिगेड, आपने राहुल गांधी की जो बात की, भाई राहुल गांधी के लिए भी ये चीज हमेशा चल रही थी कि सिल्वर स्पून के साथ वो पैदा हुए हैं। तो राहुल गांधी की धार राजनीतिक रूप से जो दिखनी शुरू हुई है वो तो 2014 के बाद दिखनी शुरू हुई है, जब वो जमीन पर उतरे। हालांकि उससे पहले भट्टा परसौल में भी वो गए थे, वो मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन जो धार है, जो एक पकड़ है, वो कब आई? जब हजारों करोड़ रुपए लगाकर उनके छवि प्रबंधन उनका खराब किया गया, उनकी ऐसी इमेज बनाई गई कि आदमी तो कुछ जानता नहीं है, पप्पू तक कहकर उनको संबोधित किया गया, लगभग स्टेब्लिश कर दिया गया। जब उन चीजों को काटते रहे, रोजाना गाली सुनते रहे, रोजाना आलोचना झेलते रहे, उसके बाद राहुल गांधी की धार मजबूत हुई है। उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, उसके बाद वो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं। उसी दौरान जब कोई बलात्कार होता है, हाथरस में जब बलात्कार पीड़िता थी, उसको न्याय दिलाने के लिए ये भाई और बहन प्रियंका गांधी ये लोग निकल गए सड़क पर, पुलिस ने इनको पकड़ा, धक्का दिया, गिरे ये। तो राहुल गांधी की धार तो उस वक्त मजबूत हुई। कोई भी नेता क्रांति से पैदा होता है, माँ के पेट से तो पैदा नेता तो नहीं होते हैं। तो राहुल गांधी ने उस बात को समझा शायद, और अब वो क्रांति के रास्ते पर लगातार चल रहे हैं। यही चलना उनके यूथ ब्रिगेड को भी चाहिए। जो नहीं चल पाएगा वो कांग्रेस में नहीं रह पाएगा। सिंधिया साहब नहीं चल पाए, नहीं रह पाए, जितिन प्रसाद नहीं चल पाए, नहीं रह पाए, और अब ये देवड़ा साहब हैं, नहीं चल पाए, नहीं रह पाए। आपकी बात से एक और बात निकलती है, ये आरोप बार बार लगता रहा कि कांग्रेस युवा चेहरों को कम स्पेस देती है। राजस्थान में गहलोत सरकार रही, गहलोत साहब की इतनी उम्र होने के बाद भी सचिन पायलट को वो स्पेस नहीं मिल पाया। उनकी दबी हुई इच्छा बाहर आई कि वो सीएम बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का यही विवाद था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सिंधिया भी चाहते थे। क्या ये बात सही आरोप साबित होता है कि कांग्रेस में युवा चेहरों को वो जिम्मेदारी, वो स्पेस उतना जल्दी नहीं मिल पाता है?
देखिए, राजनीति में अगर आप सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता में अनुभव एक महत्वपूर्ण वो होता है। और यूथ बहुत जगह, जैसे अभी मध्य प्रदेश में भी मेरा ख्याल है कि जो उनके जीतू पटवारी अध्यक्ष बने वो तो युवा चेहरे ही हैं। और भूपेश बघेल जी को जब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अपेक्षाकृत काफ़ी युवा चेहरे ही थे वो। तो ये सवाल ये है कि आप अगर तुरंत ही कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो क्या आप पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे? ये सवाल तो बहुत ही खतरनाक है। अब पार्टी में जो बुजुर्ग नेता हैं जो डिलीवर कर रहे हैं या जिनकी ऐसी समझ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर ज़्यादा परिपक्व हैं, आप ये देखिए यूथ बड़ी तादाद में गए लेकिन बुजुर्ग उस तरह से नहीं गए। उसकी वजह यही है कि ऐसे तमाम युवा जिन्हें जल्दी से कुछ पाना है, जल्दी से कुछ सत्ता चाहिए और वो संघर्ष के रास्ते पर नहीं जाना चाहते, उन्हें वो बाहर जल्दी से जाते हैं। अशोक गहलोत जी NSCI के अध्यक्ष हुआ करते थे, एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। अब सचिन पायलट जी के लिए तो पूरा समय पड़ा हुआ है। अब वो किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहना है कि यूथ अध्यक्ष या उन्हें पद नहीं दिया जाता। पद मतलब मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होता। एक तो सत्ता में कांग्रेस है नहीं, लंबे समय से नहीं है, तो आप सवाल है कहाँ देंगे? 2-3-4 प्रदेशों में तो है। लेकिन अगर आप संगठन देखें तो संगठन में तो अभी उत्तर प्रदेश में अजय राय तो युवा ही हैं तुलनात्मक रूप से, जब हम राजनीति की बात करते हैं। बाकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें सब युवा ही होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर बहुत अनुभवी लोग हैं और तुरंत ही जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए किसी को, तो इतना आसान नहीं होता है। ये ज़रूर युवाओं को कितना मौका मिलता है, ये चीज इससे तय होती है कि पार्टी संघर्ष के रास्ते पे कितना जाती है। जब पार्टी संघर्ष के रास्ते पे जाती है तो युवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। और मेरा ख्याल है कि आपने पिछले दिनों अचानक वो श्रीनिवास का नाम सुना होगा, जो इनके यूथ के अध्यक्ष। कितना जबरदस्त काम उस व्यक्ति ने किया, खासतौर पर जब कोरोना का समय था, पूरा देश उसका नाम जान चुका था। तो संघर्ष के रास्ते पे जो युवा चलते हैं उनका तो निश्चित ही समय आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और सवाल लेकर आऊंगा, आपकी बात से निकला था। बीजेपी के पार्टी में एक अनुशासित लाइन है, उसे आप इंटरनल इमरजेंसी कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं, मगर उन अनुशासन मेंटेन है। प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं और पार्षद तक उस ट्वीट को रीट्वीट करता है, ये एक शैली बनाई गई है। प्रधानमंत्री के बयान पर, पार्टी लाइन पर एंड टू एंड काम होता है, इच्छा से, बिना इच्छा के बगैर, मगर वो हो रहा है। कांग्रेस इस अनुशासन की समस्या से पिछले 20 सालों से जूझ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? एक तो जिसे आप अनुशासन कह रहे हैं, क्या वो सच में अनुशासन है? हमको डेफिनेशंस तय करनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी का काम है रिप्रेजेंटेटिव्स देना, जन प्रतिनिधित्व एंश्योर करवाना। वो कोई कॉरपोरेट ऑफिस तो है नहीं। तो जिसको आप अनुशासन कह रहे हैं वो दरअसल कॉरपोरेट ऑफिस जैसी शैली है। और तानाशाही चरित्र पे मैं बोल चुका हूं, वही तानाशाही चरित्र है जिसका मैंने जिक्र कर दिया। आपकी पार्टी के अंदर भी आवाज नहीं है जो उठ सके। भाई मान लीजिए आप सांसद हैं और मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं, उसी पार्टी के आप सांसद हैं। आपकी जिम्मेदारी तो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति है ना। उनके सवालों को तो आप उठाएंगे, लेकिन आप वो सवाल नहीं उठाएंगे। अश्विनी वैष्णव की मैं बात करता हूँ, मंत्री हैं वो, रेलवे मिनिस्टर हैं। अब तमाम ट्रेन की सूची देख लीजिए, पिछले कई दिनों से मैंने ट्वीट भी किए हुए हैं। हर ट्रेन 10 घंटे 12 घंटे लेट। टॉयलेट में पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, टॉयलेट में लोग सो रहे हैं, टॉयलेट में लोगों को बैठना पड़ रहा है। लेकिन अश्विनी वैष्णव ट्वीट क्या करते हैं? वो मोदी जी को रिट्वीट करेंगे, मोदी जी ने कोई काम कर दिया तो उनके जय जयकार के नारे लगाएंगे, राम मंदिर ट्वीट करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री है तुम्हारे पास, उसके बारे में बातचीत करो ना। सरकार से अपने मंत्रालय के लिए आप लड़िए, ये काम होना चाहिए ना। लेकिन ये काम करने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि चरित्र तानाशाही है। जो मैं आपसे बात कर रहा था, यूथ ब्रिगेड की आपने बात की, मुझे लगा उसमें मैं जोड़ दूं। RPN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ये सब युवा ही थे 2004 से 2014 के काल में। इन सभी लोगों के पास मंत्रालय था। ये तमाम लोग मंत्री बने हुए थे। किया क्या मंत्री बनने के बाद? आप मंत्री थे, आप लोकसभा चुनाव हार गए। हालांकि लोकसभा चुनाव तो राहुल गांधी भी हार गए थे। तो प्रतिनिधित्व युवाओं को नहीं मिल रहा है, ये कहना गलत होगा। अशोक गहलोत की सरकार जब राजस्थान में आई थी, उस वक्त अध्यक्ष कौन था राजस्थान का? सचिन पायलट ही अध्यक्ष थे। लेकिन अति महत्वाकांक्षा और कई बार स्ट्रेटेजिक कारणों से अगर किसी और व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप पार्टी में हैं, आप पार्टी के लिए लड़ रहे हैं या अपने निजी बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं, यह भी आपको देखना पड़ेगा। अति महत्वाकांक्षा के कारण कई बार जल्दबाजी करते हैं लोग। और सचिन पायलट का जो वो मूव था, अगर भारतीय जनता पार्टी में उस तरह का मूव वो करते तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होते। एकदम एकदम।
एक सवाल लेकर आऊंगा, फिर आपकी बात को शुरू करूँ। आखिरी सवाल होगा, कांग्रेस क्या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जहां पर लोग पॉलिटिकल इंटर्नशिप करते हैं और बेहतर करियर की तलाश के लिए वो भाजपा में चले जाते हैं? तो पॉलिटिकल लर्निंग, क्योंकि भाजपा में जितने भी लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं वो भाजपा में जा रहे हैं और वहां जा करके उनके सारे दाग धुल जा रहे हैं, उनको अच्छी सीटें मिल जा रही हैं, सम्मान मिल रहा नहीं मिल रहा है, लेकिन पैकेज शायद अच्छा मिल जा रहा हो। इसका मसला क्या है? देखिए, वो जिसको आप पैकेज वगैरह बोल रहे हैं वो ज़बान कटवा लेना है। वो अपने सर पे ताज रखवा के या कुछ गाड़ियाँ और कोई पद मिल जाए, लेकिन आपकी ज़बान कट जाती है। जबकि लोकतंत्र ज़बान देने का एक तंत्र है। लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? कि लोग अपनी बात कह सकें। आप अभी अनुशासन की बात कर रहे थे और जाहिर है ये प्रचार है कि देखिए साहब, वहाँ मोदी जी बोलते हैं, हर आदमी वही ट्वीट करता है। ये कितना खतरनाक परिदृश्य है। मैं आपको बताऊं, नेहरू जी खड़े हुए थे संसद में, उनके सामने एक त्यागी जी थे, सांसद हुआ करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं। तो एक बार कहीं से बात आई कि भाई तिब्बत को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, तो उन्होंने कहा तिब्बत में कुछ नहीं उगता है। तो त्यागी जी खड़े हुए, सांसद थे कांग्रेस से, कहा कि पंडित जी आपके सर पे भी कुछ नहीं उग रहा है। ये है लोकतंत्र। ये है लोकतंत्र कि जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जीवन भर जिन्होंने विरोध किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के नेता थे, उनको बुलाकर मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। यह है लोकतंत्र कि जब अंबेडकर जी जीत नहीं पाए वहाँ से पहले, और दोबारा जब वो बंगाल की किसी सीट से संविधान सभा के लिए चुने गए और वो इलाका ही पाकिस्तान में चला गया, तो कांग्रेस ने मुंबई से अपने सदस्य को इस्तीफा दिलवाया, वहाँ से अंबेडकर जी को जितवाया और उसके बाद उन्हें पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी का संविधान के अध्यक्ष बनाया गया और बाद में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। और आप जानते हैं कि अंबेडकर जी का और कांग्रेस के साथ कितना ज़बरदस्त आलोचनात्मक रिश्ता रहा है, लेकिन अंबेडकर जी का महत्व समझते हुए, यानी असहमति को अपने में एक स्पेस देना, लोकतंत्र की ये बुनियादी बात है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कहीं है ही नहीं। जो भी कांग्रेस में लंबे समय तक रह पाता है या रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में रह ही नहीं सकता। मैं जानता हूं, आरपीएन सिंह की अभी बात हुई, अगर उन्हें कांग्रेस में रहते हुए अग्रिम पंक्ति की सीट न मिले तो नाराज हो जाया करते थे। और मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में देखा जो 10वीं पंक्ति में वो बैठे हुए नजर आते थे। आप देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया अग्रिम पंक्ति में संसद में बैठते थे, आज कहाँ बैठते हैं? तो आप सवाल है, अगर आप कुछ लालच में आकर अपनी जबान कटवा लेते हैं और उसको आप अनुशासन बता रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वही एक कस्बे का अध्यक्ष बोल रहा है। अरे कस्बे का अध्यक्ष का काम है अपने कस्बे के बारे में बात करो भाई, और अगर आपकी सरकार गलत कर रही तो उस पर भी सवाल करो। आप अगर विधायक हैं, आप अगर मंत्री हैं, जैसा नीरज ने कहा, तो आपकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति है। आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर रेल मंत्री नहीं बोल पा रहा है तो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी? और रेल मंत्री तो झंडी भी नहीं दिखा पा रहा, प्रधानमंत्री ही हर नई ट्रेन की झंडी दिखाते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर एक गत्ते के मोदी जी खड़े हैं, वो 5-10 हज़ार का खर्चा है पूरा, जिसमें गत्ते के मोदी जी हैं, एक आध कुछ और चित्र हैं, और उसमें 1.25 लाख, अभी आरटीआई से आया है, करीब 1.25 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है। हमारी आपकी जेब से एक प्रधानमंत्री को देवतुल्य बनाने का प्रयास इस देश में हो रहा है, हमारी आपकी जेब काट कर, और उसमें कितना भ्रष्टाचार है। अब 10,000 15,000 की चीज़ मैक्सिमम क्या है भाई? गत्ते की 3 वो खड़ा करना, चित्र खड़ा करना, और आप 1.25 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं। किसको जा रहा है ये? जब आप नहीं बोलते हैं तो ये होता है। कांग्रेस के ज़माने में या कांग्रेस की जो संस्कृति और इतिहास रहा है, उसमें ये बोलने को हमेशा महत्व दिया गया है। और अगर आप नहीं बोलते हैं तो नर्सरी लोकतंत्र की तो बोलना सिखाती है। ये नर्सरी नहीं है कि आप बोलना सीख के चले गए और उसके बाद आपकी ज़बान पे ताला लग गया। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि इतिहास की एक चुनौती के सामने टकराने की जगह किसी खोह में छिप जाना है। इन लोगों के नाम जो भी हों, इतिहास में इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं किया जाएगा। मैं ख़त्म करते एक किस्सा भी आपको बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस किस्से को सदन में भी कहा है कि जब वो राजनीतिक करियर में नए नए थे, नेहरू जी की आलोचना करते एक शानदार भाषण दिया था।
सदन की कार्यवाही खत्म हुई, नेहरू जी ने बुलाया और अटल जी से कहा कि आज तुम बहुत अच्छा बोले। लोकतंत्र की ये परिभाषा जो नेहरू ने उस समय रची थी, जब नेहरू से बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं था, वो परिभाषा अब धूमिल होती दिख रही है। कारण क्या है, उन पर बहस को आपने सुना। आगे की अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को देखते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे आगे की अपडेट्स क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले किसी शो में।